नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम जनादेश। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार के महासंग्राम के पहले चरण के लिए दिग्गजों की रैलियां, नेताओं के लोक लुभावन नारे और तमाम तरह के चुनाव प्रचार चल रहे हैं। अगर बात पिछले साल ही हुए 2014 के लोकसभा चुनावों की करें तो युवा मतदाताओं ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई थी। बिहार में 40 से कम उम्र के करीब 65% मतदाता हैं। यही वो संख्या है जो बिहार की तस्वीर को बदलने का मादा रखती है। ये युवा अपने सपनों का बिहार चाहते हैं और डीडी न्यूज लगातार उनके विचारों, मुद्दों और सरोकारों को आवाज दे रहा है। हमने जिला जिला कार्यक्रम के जरिए हमारे संवाददाताओं ने बिहार के हर जिले के नौजवानों के मन को टटोलने की कोशिश की। इसके अलावा हमने कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर नौजवानों के मुद्दों का जायजा लिया अपने कार्यक्रम रण क्षेत्र में। बिहार के कॉलेजों में हमारे संवाददाताओं ने छात्र छात्राओं से उनके मुद्दों और उनके सपनों के बारे में बात की और मेरा बिहार कार्यक्रम में उनकी समस्याओं को हम लगातार दिखा रहे हैं। यहां तक कि हम हर गली, नुक्कड़, चौराहे, खेत खलिहान और बस्ती और गांव तक पहुंचे हैं और अपने कार्यक्रम वोटर चौक के जरिए नौजवानों के मुद्दों को हमने आवाज दी है। तो क्या है बिहार के युवाओं के मन में, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे इससे पहले हम देखते हैं इस वक्त की चुनावी सुर्खियां क्या हैं। बिहार में नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर सख्त हुआ चुनाव आयोग। प्रचार के दौरान निजी हमले से बचने का निर्देश। लालू प्रसाद, अकबरुद्दीन ओवैसी और अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा, उनके पीछे खड़ा है लालू प्रसाद का जंगल राज और कांग्रेस का भ्रष्टाचार। नामांकन नहीं होने देने पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह पहुंचे हाईकोर्ट। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर। रामविलास पासवान ने साधा लालू प्रसाद पर निशाना, कहा जो अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए बिहार की जनता को क्या पढ़ाएंगे। तो ये थी तो चुनावी सुर्खियां और हमने आज युवाओं की बात करी। तो आइए सुनते हैं बिहार के युवाओं के मुद्दे इन चुनावों में दरअसल क्या हैं। पटना यूनिवर्सिटी में अराउंड 80 to 84 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लेकिन उन कोर्सेज को करने के बाद क्या हम लोग घर पर तो नहीं बैठे रहेंगे, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। हम लोग इतना डिग्री प्राप्त करते हैं फिर भी कहीं जॉब नहीं मिल पाता है। मतलब डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार बैठना, तो फैमिली लोग भी ताना देते हैं कि इतना पढ़ी क्या की। बेरोजगारी के आलम इतना है, अगर बेरोजगारी नहीं होती, अभी सही जगह होते तो यहाँ सो जो भीड़ लगी हुई है भीड़ नहीं होती है। ये भीड़ कारण है इसका जो बेरोजगारी है। जो यहाँ पे जॉब क्रिएट होगा तो हम लोग को आसानी रहेगी कि हम लोग को बाहर जाना ना पड़े, यहीं पे हमने जॉब मिले, अच्छा सैलरी हम लोग को मिले। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो इतना पॉवर्टी है हमारे राज्य में, जिसके कारण अच्छी फैमिली अच्छे बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाती हैं। वो सबसे पहले प्रेफर करती है कि गवर्नमेंट स्कूल में डालें और तभी वो बेसिक वहाँ पे नॉलेज गेन कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बच्चे, महिलाएं जो भी हैं, बाहर की स्टेट्स में ज़्यादा प्रेफर करती हैं पढ़ना हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है पढ़ाई के लिए। यहाँ पर एजुकेशन के लिए अच्छे टीचर नहीं हैं और वो जो भी टीचर हैं आप कभी क्लास में आते हैं नहीं भी आते हैं, वो चीज़ के स्तर को बढ़ाना चाहिए। यूथ को जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है राज्य का विकास जितना अच्छा होगा, हमारे राज्य का जितना नाम होगा वो ज़रूरी है। सबसे पहले तो उद्योग खोलना चाहिए कि ताकि मजदूर लोगों की मजदूरी करने के लिए कहीं जाना न पड़े, अपना इलाका में यानी अपना बिहार में रह सके, कि ताकि दूसरा जगह जाके कोई परेशानी ना हो। सबसे प्रमुख कारण है। उसके बाद अनपढ़ लोगों को शिक्षित करें कि ताकि पढ़ लिख करके सब अपना अच्छा काम करें। सदर हॉस्पिटल में देखें, वहाँ कर्मियों का भारी कमी है।
बहुत कम कर्मी है, न बहाली है न कुछ है। नीतीश जी का सिर्फ ढोल पीटना आदत है कि ये कर दिया वो कर दिया, कोई विकास नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड का सिर्फ राजनीति करना है। विकास का जो स्तर है बिहार प्रॉपर्ली बिहार में देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से तो बहुत ही निचले स्तर का, बहुत ही नगण्य स्तर का विकास हुआ है। आज बिहार में लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का कोई जगह नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट अच्छा से है, ना इसलिए बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है। कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, जो कि सबसे ज़रूरी है। जब तक सुरक्षा नहीं हो जाएगा तब तक आरक्षण बेकार है, इसलिए महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए। आज हमारे बिहार में घुसखोरी ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या जो पढ़ने में अच्छे और नहीं भी, उन्हें एक में नापा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीट होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं सीट, और इससे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती और इस वजह से वो जॉबलेस हो जाते हैं। यहाँ की जितने भी पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा एजुकेट है, उसको क्या कि नियुक्ति जो लिया गया है वो पूरा परसेंटेज के हिसाब लिया। जो भी परसेंटेज जिसका ज़्यादा है उसका नहीं लिएगा, जो भी हुआ है जो पैसे पर हुआ बहाली। तो शिक्षा, रोजगार, विकास, सुशासन और महिला सुरक्षा, ये 5 मुद्दे मुख्य रूप से उभर कर आए युवाओं के बीच। और ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर युवाओं का हक है, हर किसी का हक है। अगर वो भी इनको नहीं मिला तो सवाल यह है कि क्यों। और इस बीच आइए देखते हैं कि युवा बिहार की तस्वीर क्या है, वहां पर किस आयु वर्ग में कितने मतदाता हैं। कुल मिलाकर 18 से 19 साल के मतदाता करीब 3.09%, 20 से 29 साल के मतदाता 30.80%, 30% से ज्यादा 20 से 29 साल के मतदाता हैं जो निर्णायक साबित होंगे 30%, और 27.48% है 30 से 39 साल के जो मतदाता हैं उनकी जो अगर उनका मत प्रतिशत देखें तो 27.48। 40 से 49 साल के जो मतदाता हैं उनका मत प्रतिशत है 17.56%। काफी बड़ी तादाद में, और ये वोटर बहुत हद तक ये वोटर जो है निर्णायक साबित होने वाला है इन चुनावों में। और देखना है कि ये वोटर कहां जाता है। 40 से कम उम्र के कुल मतदाता देखिए तो 61.37%। जी हां, 61.37%। 40 से अधिक उम्र के मतदाता जो है वो 38.63%। तो क्या बिहार बदलेगा? ये जो मतदाता हैं जो करीब 60% हैं मतदाता, क्या ये मतदाता बदले हुए बिहार के लिए वोट करेंगे इस बार? ये बड़ा सवाल है हमारे सामने। और इस बीच हम बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी जुड़ रहे हैं और साथ साथ हितेश शंकर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ जुड़ने के लिए। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। पटना से नीरज सिंह और बेगूसराय से हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा जुड़ेंगी। पहले मैं ऋतु के पास चलता हूं क्योंकि हम इससे पहले मेहमानों पर आए। हमारे तमाम जो हमने आपको साउंड बाइट्स दिखाई, जो युवाओं के बीच हमने चर्चा दिखाई, ऋतु और नीरज लगातार लोगों से बात कर रहे थे। ऋतु, ये जो बातें लोग कर रहे थे ये हर चुनाव में सुनी जाती है और लगता है कि एक तरह से ये एक साउंड बाइट देने की प्रक्रिया ही है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्या ये वैसी प्रक्रिया है या वास्तव में जो बिहार का युवा है वो वास्तव में तंग आ चुका है, बदलाव चाहता है? देखिए अशोक, जो एक बड़ी संख्या में युवा इस बार मतदान करेगा, 18 से 40 साल की उम्र के जो होंगे मतदाता वो करीब 60% हैं। अब रही बात कि हमेशा ये रस्मी सिर्फ कहना है या ये इस चीज़ को मानते भी हैं, तो यहाँ का युवा जब अपने इस राज्य की मिट्टी, यहाँ के त्योहार और इन सब से दूर होके जाता है, घर परिवार से महज नौकरी की तलाश के लिए अशोक, तब उसके दिल में ये कसक होती है कि क्यों नहीं रोज़गार की तमाम उपलब्धियाँ, उसको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्यों नहीं मिलती हैं बिहार में। और यही एक वजह है कि यहाँ का जो मतदाता है, खासकर युवा जो आज की तारीख में कॉलेज में है, अब 2-3 साल के बाद वो निकलेगा और उसको नौकरी चाहिए होगी। उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न आज के इस चुनाव में पहला रोजगार है, दूसरा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का गिरता स्तर, क्योंकि यही वो शिक्षा की पूंजी है अशोक। वो जो छोटे कस्बों से, शहरों से, चाहे राजधानी पटना लेके आता है या फिर पटना से होके दिल्ली और बड़े शहरों में जाता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, जब उसका स्तर अच्छा नहीं होता है, शिक्षा में गुणवत्ता नहीं हो रही है, उसको लेके जब वो बाहर जाता है तो उसको
कहीं ना कहीं एक झेप महसूस होती है। तो उसके इस चुनाव में उसके दो ही मुद्दे हैं और मुखर रूप से उसका कहना है कि वो ग्रोथ पॉलिटिक्स आज की तारीख में चाहता है। वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ देख रहा है, ऐसे नेताओं की तरफ देख रहा है जिनके पास यूथ के लिए क्या नीति है, युवा नीति क्या है उनके पास, इस पे उसका सारा दारोमदार है क्योंकि उसका भविष्य दांव पर है। जी मैं नीरज आपके पास आता हूं। नीरज, आपने भी देश में तमाम चुनाव जो हुए हैं उनको कवर किया है। क्या बिहार के मतदाता की, जो युवा मतदाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसके सपने हैं, वो जो देश में युवा है उसी तरह से है या फिर वो अलग तरह से भी कुछ देख रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखो बिहार की अशोक बात करें तो निश्चित तौर पर जो आज का जो युवा है, कई सारे जो मुद्दे हैं वो उसको लेकर अलग तरह से सोच रहा है। अगर पिछला ट्रेंड भी देखें, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, एक युवा चेहरे को आगे निकाला गया था और युवा ने एक बड़ी संख्या में मतदान किया था, सरकार बनाई थी। अगर हम लोकसभा चुनावों को देखें तो युवा वर्ग ने बड़ी संख्या में मतदान किया था, वहाँ सरकार बनी। दिल्ली की बात करें, युवा वर्ग निकल कर सामने आया तो वहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से ठान चुका है, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति रही है, चाहे वो जातिवाद को लेकर हो, अगड़े पिछड़ों को लेकर हो, जिस तरह से बयानबाजी होती है, मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही है। आज वास्तव में स्थिति ये है युवा वर्ग की कि उसके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा के बेहतर साधन नहीं है। तमाम दूर दूर इलाकों में आप चले जाओ, प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो टीचर नहीं है, अगर टीचर हैं तो 2 टीचर हैं और 500 स्टूडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो आज का जो युवा है, हमने तमाम जो लोग हैं उनसे बात की, उनका यही कहना है कि वो इन सबसे हटकर सोच रहे हैं और ऐसी पार्टी को वो जिताने की कोशिश करेंगे जो कम से कम उनके मुद्दों को आगे बढ़ाएगी, कम से कम उनकी चिंता करेगी। और नहीं तो आप समझ लीजिए कि ये तमाम जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो यूथ को लेकर टारगेट कर रही हैं, उसका कारण भी अशोक यही है कि वो समझते हैं कि यूथ जिसकी तरफ चला जाएगा जीत उसी की हो जाएगी। जी, यूथ जहां चला जाएगा जीत उसी की होगी। आलोक मेहता जी, यहीं से शुरुआत करता हूं। जो 60% से ज्यादा मतदाता 40 वर्ष से कम है, इनमें से बहुत सा मतदाता ऐसा है जिसने, जो लालू के जंगल राज की बात हो रही है उसको देखा नहीं होगा, बहुत से लोगों ने उसके पहले कांग्रेस का जो राज होगा उसको देखा नहीं होगा, लेकिन आज वो सोशल मीडिया के जरिए ये जरूर देख रहे हैं कि देश के उस कोने में क्या हो रहा है, इस कोने में क्या हो रहा है और बिहार में क्या हो रहा है। क्या ये मतदाता निर्णायक साबित हो? निश्चित रूप से अशोक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि जिस तरह से बिहार में, एक बार फिर ये भी कहूँगा, खाली आज का नहीं, आप याद करें जेपी मूवमेंट भी वहीं बिहार से चला था, तो उनके ब्लड में है, खून में भी एक जागरूकता जरूर रही है। और इस समय महत्वाकांक्षा सबकी बढ़ी है। आधुनिक भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है उसकी इच्छा है। देखिए, वहाँ के कोचिंग सेंटर इंडिया के बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर में माना जाता है। तो पढ़ाई की सुविधा कोचिंग सेंटर में है, लेकिन स्कूलों में, जैसा अभी दिखाया आपकी रिपोर्ट में भी, स्कूल में भी नहीं है, कॉलेज में नहीं है, और उसके पहले बाहर जा कर के पढ़ना पड़ता है, या यदि वहाँ अच्छी पढ़ाई की है तो उसके बाद उसे कहीं नौकरी के लिए भागना पड़ता है। ये एक बड़ा सचमुच पे एक ऐसा मुद्दा है, शिक्षा और रोजगार, जो युवा पूरे वोटर उसको पूरे, जैसे कहते हैं ना, बल्क, बड़े संख्या में अपने इस अधिकार का उपयोग करना चाहेगा। और जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं या क्रांतिकारी बदलाव, या जैसे कहें कि एक ऐसी सरकार बने जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे, ये सपना देख करके जरूर जितनी जागरूकता आई है, हम यहाँ बैठे हुए भी या लोगों से जब हम बात करते हैं जिन लोगों से, वो सब ये मानते हैं कि इस तरह की आवश्यकता महसूस करें। महिलाओं में भी, लड़कियों में भी, ये भी मैं जोड़ूंगा। मैंने, आप दिल्ली में भी बिहार की बड़ी संख्या में लोग हैं, 40 लाख। आज भी कुछ ऐसी मेरे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा, नहीं जी, महिलाएं, जो लड़कियां हैं, जो वोट देने के लायक हो गई हैं, वो भी इस बार इस उत्साह में है कि इस बार हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें कुछ अच्छा दिखाई दे। पर हितेश जी, सवाल ये कि हर देश के किसी हिस्से में चले जाइए, देश को बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए सब लोग बाहर निकलते हैं। क्या बिहार का स्टूडेंट भी यही सोचता है कि भाई हमें बाहर जाने, अच्छी शिक्षा, या उसको लगता है कि भाई मेरे राज्य में अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, मेरे यहाँ अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है, मैं यही क्यों नहीं पढ़ सकता? देखिए, इसका 2 तरह से आकलन हो सकता है। एक तो हम इसके बारे में कोई राय बना लें, एक दूसरा है कि लोगों से बात करें। मैंने थोड़ा सा इस प्रश्न को टटोलने की कोशिश की। जो काम करने वाली घर में बाइयाँ हैं, हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से सेवा देने वाले लोग हैं, बिहार का बड़ा एक वर्ग है। जब बात कीजिए तो कोई जो गर्व की अनुभूति होती है मेहनत करने में, वो कहीं ना कहीं टीस दिखाई देती है बिहार के लोगों में कि हाँ, बाहर तो आए हैं, कमा तो रहे हैं, मगर वो गर्व का भाव नहीं है बिहार के बारे में। आप बाहर आना, कमाना, मगर उसके साथ एक इज्जत भी होती है। ये बिहार का नाम डुबोने का काम वहाँ की शासन ने पीछे किया है और इसका धब्बा उससे हट नहीं सकता। मैंने इसके लिए एक काम किया कि अपने रिपोर्टर से पूछा, आपने जो पूछा ना युवाओं के मन में क्या है,
तो बड़ी दिलचस्प बात आई। मैंने सवाल नहीं बोला उसे, मैंने कहा कि आप जिस जगह पर हैं जरा कोई यूथ दिखता है आपको, 18 से 40 साल के बीच में आपको दिखता है, तो आप जरा रोकिए कहीं मदर डेयरी के पास, कहीं बूथ के पास। तो दिन में 5-6 बार अलग अलग बात हुई, 5 लोगों से बात हुई। और देखिए, हम कितनी भी धुंध में देखते रहें, बिहार का मतदाता बहुत शार्प है, बहुत सफाई से देख रहा है। पहले मतदाता से मैंने पूछा कि आप किस सरकार को चुनेंगे, तो उनका कहना था कि मेडिकल कॉलेज जो 3 बनने हैं, बोध गया जी, पटना, भागलपुर, जो इसके लिए पहल करेगा हम उसको चुनेंगे। बिल्कुल साफ है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे से पूछा तो बोध गया और भागलपुर, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसकी बात आई। तीसरी बात जो हुई कि ये जो स्किल इंडिया है ये हमें आगे ले जा सकता है, हम बाहर तो काम करने जाते हैं, मगर हमारा अगर कौशल बढ़ाने का काम बिहार में ही हो जाए तो हम ये इज्जत कमाने जा सकते हैं। तो ये जो बड़ी बात है, मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और राजनीतिक चर्चाओं में चाहे ना दिखे, बिहार के मतदाताओं के मन में, उन युवाओं के मन में उनके लक्ष्य बड़े साफ हैं। और आपको दिखेगा कि 8 तारीख को बिहार कुछ अलग तरीके से दिवाली मनाएंगे। चलिए 8 तारीख को तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन सवाल है कि एजुकेशन की बात की कि भाई एजुकेशन को लेकर युवा क्या सोचते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ कॉलेज देगा, अच्छी शिक्षा देगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन रोजगार की जब बात आती है, पूरे देश में हम देखते हैं रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। अभी हम सुन रहे थे, लोग कहते हैं कि रोजगार यहीं पर हो, और वहाँ पर धंधे, बिहार में काम धंधे की जैसी स्थिति नहीं है। तो क्या आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में बन सकता है? देखिए अशोक जी, वहाँ पर कारखानों की जैसे जो गुंजाइश थी, ज़मीन इतनी उर्वरा है, कई फूड प्रोसेसिंग के प्लांट हो सकते हैं, जिस तरह की गुंजाइश वहाँ उद्योगों की है। दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले कुछ दशकों में उद्योग आए नहीं बल्कि बंद हुए। आप चीनी के कारखाने, आप चंपारण इलाके को देखें, कुछ और इलाकों को देखें, जहाँ पर शुगर मिल्स अच्छी होती थी वो बंद हो गई, या फिर सरकारी उसमें चली गई, सरकार भी उसको नहीं चला पा रही, वो फिर से किसी को देना पड़ रहा है। तो ऐसे उद्योग धंधे, अच्छा उसकी वजह क्या थी? भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा अशोक जी, जिसकी वजह से बिजनेसमैन कहता, मतलब मैं बिहार में रहा हूँ, अखबार का एडिटर नवाज टाइम्स का, और इसलिए जानता हूँ कि लोग ये कहते थे कि साहब जितना यदि हमें पैसा यदि 50 लाख लगाना है तो 51 लाख रिश्वत ही दे दे, तो उसके बाद वहाँ करेंगे क्या हम? तो आप ये अंदाज लगाइए कि उस तरह के भ्रष्टाचार के बारे में बिजनेसमैन भी वहाँ नहीं जाते। इसलिए लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बिजनेस आए, उद्योग, या वहाँ के लोग भी लगाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर, जिसका भी स्किल की बात किया, वो लोग यदि अपना उद्योग लगाएं तो उनको एक सुरक्षा मिले, वो ठीक से उससे चला सके। युवा लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 10 लोग में आज तो सॉफ्टवेयर की गुंजाइश भी है, दूसरी। लेकिन एक बात जैसे आपने कहा, आप वहां पर रहे, आप अखबार के संपादक रहे, जिस दौर में आप रहे होंगे उस दौर से इस दौर के अगर हम देखें, मुझे नहीं लगता कि शिक्षा, कि भाई हमारे पास स्कूल कॉलेज नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, ये बिहार में चुनावी मुद्दा बनता होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो पढ़ते रहे हमने यही सुना कि वहां पे जाति के आधार पर बाकी। क्या आपको लगता है आज ये मुद्दा बनेगा? लोग कह तो रहे हैं कि भाई उनको रोजगार चाहिए, उनको जो है शिक्षा अच्छी चाहिए, लेकिन क्या वोट देते वो युवा सोचेगा इस बात को? बिल्कुल अशोक जी, मैं ही कहूँगा, जिस समय हम 90 के समय में ये सही था कि जाति या बंदूक, मैंने आप आश्चर्य करेंगे, हमारे पास दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों के, तो उनके लोग आकर ये कहते थे, जैसे आप सब्जी होता है ना, आलू 5 किलो 10 किलो ऐसे इतने हथियार हमारे पास हैं। मैं मुजफ्फरपुर इलाके की बात कर रहा हूँ, जहाँ बाकायदा ये कहा जाता था कि इतने हथियार हमारे पास है। दूसरा भी आके कहता था, संपादक जी हमारे पास इतने हथियार है। उससे अब स्थिति बदली है। लोगों का जोर इस पर है कि हमें क्या चाहिए। ये जो जागरूकता आई, मतलब उसको आप ये क्रेडिट दे सकते हैं कि यदि उस समय जाति के मुद्दे ने जुबान दी, यदि उसको आप लालू जी को या दूसरे जिन नेताओं ने, देश को, या जितने हर पार्टी के नेताओं ने, सुशील मोदी आए, दूसरे नेता आए, सब लोगों ने एक जुबान तो दी वहाँ, उसका एक फायदा अब समाज को मिले, ये गुंजाइश अब बनी है। क्योंकि अब वो मुद्दे जाति, वैसे कोशिश हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया। शायद इसलिए लोग, पर मैं ऋतु और नीरज आपके पास एक बार फिर आता हूँ। दोनों से मैं एक ही बात, आप जिन युवा मतदाताओं के बीच गए, जिनसे बात की, अगर उनकी नजर से देखें तो विकास और सुशासन, मतलब इसके मायने क्या उनके लिए? ऋतु, आपसे शुरुआत करते हैं। अशोक, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। ऋतु, मैं जानना चाह रहा हूं, जो युवाओं से हमने जो साउंड बाइट सुनी, जो युवाओं की बात सुनी, उसमें वो कहते हैं कि विकास उनके लिए एक बड़ा मुद्दा, सुशासन उनके लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब विकास और सुशासन को डिफाइन करने जाते हैं तो उसके मायने क्या उनके लिए? देखिए, विकास से उनका मतलब है कि राज्य में उनके लिए रोजगार हो,
उनके लिए कौशल विकास के तमाम संस्थान हो, उनके जो कॉलेजेस हैं जो धीरे धीरे जर्जर हालत में होते जा रहे हैं। जर्जर हालत इस लिहाज से, जो सुशासन की आप बात कर रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज की बात करें, बेहद एक कह सकते हैं कि प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कॉलेज है यहाँ का, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में वहाँ 11 से 14 शिक्षक हैं, इतने ही लेक्चरर्स हैं। अशोक, ये हैरानी की बात है, जबकि आज से कम 30 साल पहले वहाँ पे 24 से 25 टीचर्स हुआ करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बढ़ते समय के साथ जनसंख्या बढ़ी है, वहाँ पे एनरोलमेंट बढ़ा है, वहाँ की फीस आज भी 20 रुपए है। ये सब जो तब्दीलियां नहीं हो रही हैं, ये सुशासन का मुद्दा है उनके लिए। उनको ये लगता है, इस समय मैं बेगूसराय में हूँ, बेगूसराय में आज से 2 साल पहले बेगूसराय का जो पॉलिटेक्निक है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना था, उसका शिलान्यास हो गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसका पैसा आया पॉलिटेक्निक में 2 करोड़ रुपए, और वो 2 करोड़ पॉलिटेक्निक वालों को वापस करना पड़ा। उनका ये कहना था कि हम इस पैसे को रख के क्या करें, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पेपर पे कुछ नहीं आया है क्या होना है। ऐसे ही यहाँ से करीब मान ले 30 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज खुलना था, उसको 3 साल हो गए, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। तो ये उनका सुशासन का मुद्दा है। तमाम ऐसे वादे हो रहे हैं, लगातार होते रहे हैं पिछले कुछ समय से, और पॉलिटेक्निक यहाँ 18 से 22 हो गए। अशोक, हैरानी की बात है कि जो सरकारी पॉलिटेक्निक है वो उस वर्ग के लिए हमेशा से खोला गया, जब से उसकी उत्पत्ति हुई, उसमें उस वर्ग के लोग आ सकें जो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। एक जमाना वो था जिसमें आर्थिक पहलू ज्यादा नहीं था, उसमें जो शिक्षा मिलती थी उसकी गुणवत्ता को देख के लोग पॉलिटेक्निक ज्वाइन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके ये हुआ कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए हो गया, लेकिन आज की तारीख में उनमें कोर्सेज, टेक्निकल, केमिकल, जो ये सारे कोर्सेज हैं, ये सब ऐसे खाली पड़े रहते हैं। मात्र 2 से 10-15 लोग होते हैं। जो पॉलिटेक्निक के हॉस्टल्स हैं वो नहीं काम कर रहे हैं, उनके शीशे टूटे हुए हैं, वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, वार्डन नहीं है। तो ये सुशासन का पहलू है, और विकास का पहलू है कि यहाँ के युवा को रोजगार चाहिए। जी, मैं ऋतु नीरज के पास जाऊं। नीरज, आपने जिनसे बात की उनके लिए विकास और सुशासन के मायने क्या, संक्षेप में? देखिए, विकास के जहाँ तक मायने हैं, विकास के लिए बेहतर रोजगार के साधन होने चाहिए। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। अगर हम उद्योग धंधे की भी अशोक बात करें तो मात्र 1.7% के आसपास यहाँ पर उद्योग धंधे, लेकिन आपका जो पड़ोसी राज्य वहाँ 6% से ज़्यादा उद्योग धंधे हैं। यानी यहाँ पर जो उद्योग धंधों की स्थिति है वो भी चरमराई हुई है। सड़क और बिजली की बात करें तो बुरी तरह से चरमराई हुई है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कैग की 2014 की भी एक रिपोर्ट है कि 414 यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की जो बसें थी वो दिखाई गई थी उसमें, लेकिन उनमें से 95 बसें ही रोड पर चल रही हैं। तो उनको अगर वो ट्रैवल करते हैं तो प्राइवेट बसों के सहारे जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, रात को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लाइट नहीं है। तो ये तरह की तमाम तरह की स्थिति है। और जब ये कहते हैं कि बिहार से जो IPS और जो खासतौर से IAS जो बच्चे बहुत निकलते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो दिल्ली जैसी जगह पर जाकर पढ़ाई करते हैं, वहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा का जो स्तर है निश्चित तौर पर वो गिरा है, और वो चाहते हैं कि वही स्तर जो गिरा है वो कम से कम ऊपर उठना चाहिए। नीरज, हितेश, संक्षेप में आप दोनों से, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार हमने देखा था नीतीश कुमार को काफ़ी मदद मिली थी जब उन्होंने महिलाओं, बच्चियों को साइकिल दी थी, क्योंकि बच्चे निकल के एजुकेशन के लिए गई। एजुकेशन से जुड़ जाता है यही मुद्दा कि जब लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी तो एजुकेशन कैसे लेंगी। क्या ये एक मुद्दा महिलाओं के लिए है या फिर एक ओवरऑल आप देखते हैं? देखिए, ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ इतने से नहीं है। मुझे लगता है इसके साथ आपकी, मैं पीछे वाली डिबेट भी देख रहा था जो इससे पहले चल रही थी, मगध विश्वविद्यालय में लड़कियां कह रही थी, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा पलायन का भी है। पुरुष बाहर चले जाते हैं, महिला अपने आप को कमजोर महसूस करती है, महिलाओं के विद्यालय नहीं है, उनके पढ़ने निकलने जाने की स्थितियां नहीं है। एक सामंती हनक के बाद जो भय का वातावरण तक बढ़ने का बिहार की एक अलग कहानी है। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन कहां पर देख रहा है बिहार। जो लोगों से बात हुई है कि 2 चीजें हैं, एक पलायन है, दूसरा कौशल विकास है जिसमें करीब 1 लाख लोगों के लिए प्रशिक्षण की बात है। इस आप देखेंगे बिहारी जो हमारे बंधु हैं, जी वो संबंध पढ़ने में, सूत्र निकालने में बड़े तेज होते हैं। इस समय ये जो मंत्रालय है राजीव प्रताप रूडी के पास है, बिहार के नेता हैं, 1500 करोड़ रुपए हैं, और सारण से चुने गए हैं। तो बिहार बड़ी उम्मीद से कहीं पैकेज की तरफ देख रहा है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ देख रहा है, और पलायन कैसे रुकेगा इस तरफ देख रहा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बात है, क्योंकि पलायन नहीं करना चाहता, अपने राज्य में रहकर जो है मतदाता, युवा मतदाता चाहता है कि वो एजुकेशन ले और साथ साथ जो है रोजगार करे। और बात अब जरा युवाओं के, मतदाताओं के मुद्दों की करते हैं, और आज वोटर चौक में चलते हैं सुल्तानगंज, जहां के वोटरों से बात की हमारे संवाददाता ऋतु वर्मा ने।
बिहार के चुनावी महासंग्राम में फैसला करना है वोटर को। क्या है इन वोटरों के मन में, उसे टटोलने और जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सुल्तानगंज के विधानसभा क्षेत्र में और यह स्टेशन रोड के वोटर चौक पर हम हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों से। चाचा, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ? हम लोगों का मेन मुद्दा है पानी का। पानी पीने के लिए नहीं मिलता है शुद्ध, वाटर सप्लाई में सप्लाई नहीं हो रहा है, यही मुद्दा है मेन। उसके बाद रहने का घर का अभाव है लोगों को। दो मुद्दा तो यही है। तीसरा है कि छोटे छोटे बच्चे को लिए स्कूल में जो लंच मिलता है या भोजन वह सही रूप से नहीं मिलता है। क्या क्या समस्याएं हैं इलाके की यहाँ की? समस्या तो मतलब बहुत हैं, लेकिन मेन है स्कूल और कॉलेज। हाँ। यहाँ पर कुछ भी पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं के बराबर होते हैं। आपका कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, क्या टीचर नहीं है या क्या कारण है? कुछ टीचर नहीं है, पढ़ाई भी नहीं होता है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। पढ़ाई तो होता ही नहीं, लड़के स्कूल पहुंचते ही नहीं। कॉलेज में तो न शिक्षक आते हैं न लड़के पहुंचते हैं। जानना चाहेंगे इलाके की समस्याओं में क्या है? यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या ये सुल्तानगंज से 10 किलोमीटर आगे NH80 पर एक घोरघट गांव है, जहाँ का पुल 10 साल पहले टूटा था। उस पर बेली ब्रिज बनाया गया। 6 महीने में ट्रक का आवागमन उधर बंद कर दिया गया। आज सुल्तानगंज आने के लिए बस या ट्रक से NH80 पर आप सीधा नहीं आ सकते हैं। फिर इधर से भागलपुर जाने के क्रम में नाथनगर में जो मतलब चंपा नाला के नाम से, इसको बनवाने के लिए कुछ किया नहीं गया क्या अभी तक? दोनों जगह काम शुरू हुआ फिर बंद है। आज 10 साल से यही स्थिति है। पता नहीं कब यहाँ चालू होगा। यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवसाय की अनाज की मंडी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ मक्का और धान की उपज होती है, लेकिन ट्रक सीधा नहीं मिलने से यहाँ का किसान और व्यापारी दोनों मर रहा है। लेकिन दोनों में कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप जाएंगे, आए होंगे मुंगेर से तो देखे होंगे एक लोहे का पुल है, और अभी भागलपुर जाएंगे तो देखेंगे कि फिर एक लोहे का पुल है, लेकिन बैरियर लगा के बंद कर दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इलाके की समस्याएं हैं? समस्या क्या है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा आदमी है उसको BPL में नाम होता है और गरीब को कुछ भी नाम नहीं होता है। BPL में नहीं, हम लोग इतना गरीब हैं, नाम BPL में होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। जिसको देखते हैं 3 तल्ला मकान है उसको BPL में नाम है, सरकारी इंदिरा आवास मिलता है। एक घोरघट पुल और भागलपुर पुल, दोनों पुल नहीं बनने के कारण प्यास सर गया घोरघट में, गनगनिया में प्यास सर गया। क्या आपको लगता है कि योजनाएं अधूरी रही हैं? हाँ, अधूरी है इस बात से, ताकि अगर रोड पे जाम है तो कोई पुलिस वाले सुनने की राजी नहीं है, समय से आते नहीं है। उसके बाद जो आपके जो मुखिया हैं उसे घर पे जाओ मिलने के लिए, वो कभी मिलते नहीं है, कभी कहाँ रहते हैं, कभी सो रहे हैं, कभी कहाँ क्या कर रहे हैं। इनकी सुल्तान के बारे में कुछ समस्या कुछ सुनने की राजी ही नहीं है। टाइम पे स्कूल पे कोई टीचर नहीं आने की राजी है। आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो आप आज जाइएगा सुल्तानगंज। ये तो रास्ता सब बुक कर दिया है नीतीश कुमार ने, कोई भी साधन नहीं है यहाँ सुल्तानगंज में आने का। और तो वोटर चौक में हमने लोगों की बात सुनी और बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी को और आपका हितेश जी दोनों का यहाँ पर आने के लिए। और चलते चलते नजर डाल लेते हैं चुनाव की कुछ अन्य अहम खबरों पर चुनावी एक्सप्रेस में। खुफिया एजेंसी ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत 14 बड़े राजनेताओं की रैलियों पर जताई आतंकी और नक्सली हमले की आशंका। बड़े नेताओं की रैलियों पर सड़क से लेकर आकाश तक नजर रखने को कहा गया। लालू यादव ने एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष और पार्टी के ऊपर की आपत्तिजनक टिप्पणी। उधर अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान पर लालू यादव के खिलाफ FIR दर्ज। गौमांस पर दिए विवादित बयान पर लालू यादव पर विरोधियों के हमले तेज। लालू यादव ने सफाई देने के लिए लिया फेसबुक का सहारा। योग गुरु बाबा रामदेव ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा बिहार चुनाव में NDA को मिलेगा पूर्ण बहुमत। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव घिरे विवादों में, हलफनामे में गलत उम्र दाखिल करने का आरोप। भाजपा ने चुनाव आयोग से किया जांच का अनुरोध।
चुनाव से पहले लालू यादव को झटका, पूर्व आरजेडी सांसद रंजन यादव भाजपा में हुए शामिल, कहा कि राजद शासनकाल के दौरान बिहार में नहीं हुआ कोई विकास। भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब से दाखिल किया नामांकन, पटना साहिब में तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, बिहार के गरीबों के लिए वाम मोर्चा ही एकमात्र विकल्प। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भूमि सुधार कानून को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने बोला, नीतीश कुमार पर हमला, कहा लालू से गठबंधन कर बिहार में दोबारा ला रहे हैं जंगल राज। बिहार में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बिहार पुलिस ने उठाया महत्वपूर्ण कदम, माओवादी प्रभुत्व इलाकों में तैनात किए जाएंगे पुलिस बाइकर्स बल। तो थे चुनावी एक्सप्रेस और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।